Hello everyone, so let us start our first chapter in chemistry, matter in our surroundings. So this is for class 9th. Introduction of this chapter. Everything in this universe is made up of materials that scientist has named matter. So आपके यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी हुई है, जो भी मटेरियल है प्रेजेंट है, वो सब मैटर से बनी हुई है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से। फॉर एग्जांपल एयर हो गया, वाटर हो गया, और आपका टेबल, चेयर, बुक, नोटबुक, ये सारी चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर से बनी हुई है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट इज दिस मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर होता है स्पेस प्लस मास। सो व्हाट इज दिस मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास वी कैन कॉल इट मैटर। नाउ अर्ली टाइम क्या हुआ था कि इंडियन जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम पंच तत्व कहते हैं। और वो पांचों बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आर कॉल्ड पंच तत्व। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, and on the basis of chemical properties it is classified as pure substances and mixture, and pure substances, elements and compound, and mixture it may be homogeneous and heterogeneous। ये पूरा chemical properties हम next chapter में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं पंचतत्व में air, water, next sky, fire and earth। now बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, जो मैटर की क्लासिफिकेशन की टाइप्स जो हैं हम किसके बेस पे क्लासिफाई कर रखे हैं? एक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे, एनर्जी के बेस पे, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स के बेस पे। ये देखिए 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। ये बोस-आइंस्टीन एंड प्लाज्मा आपके सिलेबस में से कट गया है। Now physical properties of matter. So what is this physical properties? Something that can be observed with our senses। मतलब जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सके अपने सेंसेस से, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। जैसे एनीथिंग दैट कैन टेक अप द स्पेस। फॉर एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे आप किसी का साइज देख पा रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई छोटा है, बड़ा है, तो उससे क्या आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कोई तो बता रहे हैं। अगर कलर चेंज हो रहा है, आप कलर को देख पा रहे हैं कि पिंक कलर हो रहा है, ब्लू कलर हो रहा है, ब्लैक कलर, किसी शेप को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, या फिर आप टेक्सचर को देख पा रहे हैं, मतलब टच करके रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, या साउंड को हियर कर पा रहे हैं कि लाउड नॉइज है या फिर क्वाइट है, हार्डनेस देख पा रहे हैं टच करके कि सॉफ्ट है कि स्मूथ है ना, या फिर आप फ्लेवर को टेस्ट करके पता कर पा रहे हैं कि स्वीट है, बिटर है, ठीक है, या सॉल्टी है। टेम्परेचर आप फील कर पा रहे हैं कि कोल्ड है कि हॉट है। ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आप क्या बोलते हैं, जिसमें आप कोई नया सब्सटेंस नहीं देखते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मेनली दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, जितने भी आप फिजिकल चेंजेस देखते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता है। और अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे या केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल आप पेपर को फाड़ दीजिए तो क्या होगा? वो एक टाइप का कैसा है? टेम्पररी चेंज है, मतलब एक फिजिकल चेंज है। लेकिन इसी पेपर को आप बर्न करिए तो क्या हो गया? एक नया सब्सटेंस बना, ऐश बना, तो वो आपकी क्या है? वो परमानेंट चेंज है। तो केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज होता है, फिजिकल चेंजेस टेम्पररी चेंज होता है। ये रिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होता है। ये सारी चीज़ें आप
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब आगे आप पढ़ेंगे। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बनते हैं। पार्टिकल्स जो है मैटर के बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। नाउ एक एक करके सारे एग्जांपल्स को हम मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज है मैटर की, उनको एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल है कि आप एक बीकर में पानी ले लीजिए, ठीक है, और उस पानी को जहाँ तक आपने पानी लिया उसको लेबल मार्क कर लीजिए। उसके बाद उसके अंदर चाहे शुगर ऐड कर दीजिए, चाहे सॉल्ट ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टिर कर दीजिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वाटर का जो लेबल है वो चेंज नहीं होगा। जितना आपने मार्क किया था इनिशियल स्टेज पे, आपने शुगर और सॉल्ट ऐड करने के बाद भी वाटर का लेबल उतना ही रहा। सो इससे इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है? सो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ जो शुगर और सॉल्ट थे गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड आपने ये भी देखा कि वाटर का जो लेवल था वो चेंज नहीं हुआ। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स है मैटर का वो बहुत छोटे हैं। इसके लिए आप 1 या 2 क्रिस्टल्स ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट से, आपके लैब में मिल जाएगा आपको, और एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले लीजिए। इसमें हम डाइल्यूशन मेथड देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर में 100 ml वाटर ले लिया। अब क्या करेंगे, इस 100 ml वाटर में से 10 ml वाटर निकाल लेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में और इसी के अंदर 100 ml वाटर ऐड कर देंगे। फिर आप कैसा ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके का कलर दिखेगा। पहले डार्क था, फिर ऐसा दिख रहा है। फिर आप इसमें से 10 ml वाटर लेके इसमें फिर अगेन 100 ml वाटर ऐड कर देंगे, फिर आपको ऐसा कलर दिखेगा। फिर अगेन इसमें से 10 ml वाटर लेके अगेन 100 ml वाटर आप ऐड कर देंगे, फिर आपको ऐसा दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। पहले डार्क कलर था, धीरे 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 लाइट कलर होता जा रहा है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water and there are millions of tiny particles in each crystal। मतलब एक छोटा सा क्रिस्टल्स आपने पोटेशियम परमैंगनेट का लिया और उसमें आप जब डाइल्यूट करते जा रहे हो फिर भी आपको थोड़ा करके कलर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है मैटर का, उनके बीच में स्पेस है। जैसे आपने पहले प्रीवियस वाला फर्स्ट एग्जांपल देखा था, सेम वही एग्जांपल कि आपने जैसे वाटर लिया है और वाटर के अंदर क्या डाल दिया, शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया और आप देखेंगे वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा और जो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ जाके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड द जो वाटर का लेवल होगा वो चेंज नहीं होगा। इनिशियल स्टेज में ही आपको वाटर का लेवल कर लेना है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर में पानी लिया और उस पानी में थोड़ा सा इंक डाल दिया और आप उस बीकर को हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। फिर आप देखेंगे जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ धीरे धीरे जाके अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब जो इंक के पार्टिकल्स हैं मूव करते करते वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और आप देखेंगे पूरा पानी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और आप और भी देख सकते हैं एक्टिविटी की, जैसे आपने अगरबत्ती जलाते हैं या फिर फूड का जो फ्रेगनेंस है, एरोमा है, वो आप थोड़ा बाहर ही रहते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहते, तो आप क्या देखते हैं कि उसकी जो एरोमा है, उसकी जो स्मेल है, आपको पता चल जाता है कि ये खाना बन रहा है। और आप तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स जो है, फूड के पार्टिकल्स जो है वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए, तभी तो आपको उसकी स्मेल आ रही है कि भाई ये खाना बन रहा है, ये राजमा बन रहा है, ये छोले बन रहे हैं। या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगरबत्ती आपने जला लिया तो उसका एरोमा आपको उसकी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है अगरबत्ती के, वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ जाके मिक्स हो गए। जो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होता है, 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन।
ये जो आप देख रहे हैं इंटरमिक्सिंग हो रहा है कि एयर के पार्टिकल्स फूड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, तभी तो आपको स्मेल आ पा रही है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप आयरन नेल लीजिए, चौक ले लीजिए या रबर बैंड लीजिए। अब जब रबर बैंड को आप खींचेंगे तो आप देखेंगे उसकी शेप तो चेंज होगी, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों में से आप किसको, आप मान लीजिए हैमरिंग करिए, ब्रेकिंग करिए, कटिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, तो आप किसे इजीली किस पे ज़्यादा फोर्स लगा सकेंगे? आप देखेंगे चौक जो है वो जल्दी टूट जाएगा, लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। अब आयरन नेल को डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड है और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। क्लियर? एज कंपेयर टू रबर बैंड एंड चौक। सो आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब शेप भी डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, और वॉल्यूम भी। इनके स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, मतलब सब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। फोर्स अगर बहुत क्लोजली पैक्ड है तो इसका मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत मिनिमम होगा और ये लीस्ट कंप्रेसिबल होंगे, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनके बीच में बहुत ही कम होगा। क्लियर? किसमें? सॉलिड्स में। ये देखिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लीस्ट कंप्रेसिबल है एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही कम है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में इंटरमीडिएट होता है, और पार्टिकल्स जो होते हैं, मूवमेंट जो पार्टिकल्स का वो भी इंटरमीडिएट होता है, ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इसके अंदर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस के पास नीदर फिक्स शेप होता है नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड गैसेस कैन ऑक्यूपाई द होल शेप ऑफ द कंटेनर। इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होते हैं, इनके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा, और ये मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। ये देख सकते हैं डायग्राम, ये इनके पार्टिकल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या है, सबसे कम है, और ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है गैसेस के अंदर। ये देख सकते हैं, और भी आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स, ये लिक्विड के पार्टिकल्स, ये गैसेस के पार्टिकल्स। नाउ चेंज ऑफ स्टेट्स। देखिए जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसेस में चेंज हो जाता है, और जब इन्हीं गैसेस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, ठीक है, बर्फ है। अब बर्फ को जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में ना, वाटर में चेंज हो जाएगा। और जब इसी वाटर को आप अगेन हीट करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स और स्टीम में। और जब इसी स्टीम को कूल डाउन करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। और फिर उस वाटर को कूल डाउन करोगे तो किस, मतलब उस पानी को जो आपने स्टीम को जब आप कूल करे तो वाटर में चेंज हो गया। अब उस वाटर को आप क्या करो, फ्रिज में डाल दो तो आइस में चेंज हो जाएगा। सो दिस सॉलिड स्टेट गेट चेंजेस इनटू लिक्विड by the process of melting। सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा by process of melting। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं,
नाउ when liquid get changes into gas process is known as evaporation. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इवोपरेशन. और इसमें भी आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? हीट प्रोवाइड करा रहे हैं. नाउ when this liquid get changes into when this gas get changes into liquid, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. जब गैस लिक्विड में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे. और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा कूलिंग से तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग. क्या करेंगे? फ्रीजिंग. सिंपल और एग्जांपल बताओ. आपने बर्फ लिया, बर्फ को गर्म किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब वाटर में चेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. फिर उसी जो बर्फ था वो पिघल के लिक्विड बन गया, तो उसी को हमने हीट करा तो वो वेपर्स बन गया. फिर उन्हीं वेपर्स को हमने कंडेंस किया, मतलब कूल डाउन किया, तो कंडेंसेशन मेथड से वो अगेन लिक्विड बन गया. फिर उसी पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, कूल डाउन होके बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग से वो सॉलिड में चेंज हो गया. नाउ व्हेन दिस सॉलिड get directly changes into gas, process is known as sublimation. जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन. और व्हेन गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन. क्या बोलते हैं? डिपोजिशन. मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, डिपोजिट हो जाना. याद है गैसेस के पार्टिकल्स जब व्हीकल से गैसेस रिलीज होते हैं तो आप देखते हो लीफ वगैरह पे जब आप टच करते हो तो ब्लैकिश कलर का कुछ डस्ट प्रेजेंट होता है. तो वो क्या होता है? उसकी एक जगह डिपोजिशन हो गया ना, गैसेस के पार्टिकल्स जाके डिपोजिट हो गए. और आपने देखा है फॉर एग्जांपल नैपथिन बॉल और फिनाइल की गोलियां देखी है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है ना. एक मंथ में आप मम्मी ड्रेस वगैरह में रख देते हैं तो आप नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट विंटर सीजन आता है तो देखते हैं ड्रेस वगैरह से कपड़े के अंदर जो फिनाइल की गोलियां रखे रहते हैं, नैपथिन बॉल वगैरह रखे रहते हैं, वो सॉलिड डायरेक्टली किस में हो जाता है? गैसेस में चेंज हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है. उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. ये आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं. नाउ व्हाट इज दिस मेल्टिंग? मेल्टिंग जिसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन. जब सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिंस टू मूव फ्रीली. देन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर, जब आप किसी चीज को सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर वाइब्रेट होंगे और उसकी स्पीड ज्यादा होगी और वो फ्रीली मूव करेंगे. तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा कि जिसमें सॉलिड जो है वो किस में मेल्ट होकर चेंज हो जाएगा? लिक्विड में. इस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन. सो द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड मेल्ट हुआ है उसी पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. ये टेम्परेचर की यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन. नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? अब फ्यूजन आपने समझ लिया ना क्या होता है. जब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और फ्यूजन कहते हैं. नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये भी आपने पढ़ा ना, फ्यूजन क्या होता है? जिस पॉइंट पे जब ये प्रोसेस सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट होता है, इस मेल्टिंग की प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं. नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए कि 1 kg जो है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मतलब जिस उस मेल्टिंग पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाए कितना एनर्जी चाहिए, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ व्हाट इज दिस बॉइलिंग? बॉइलिंग में क्या होता है? जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे फास्टर, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा कि लिक्विड जो होगा बॉइल होते होते और उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस में. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. और फिर आप देखेंगे जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, मतलब लिक्विड जो है धीरे धीरे बॉइलिंग हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट का मतलब होता है हिडन. अब इसमें भी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि 1 किलोग्राम के लिक्विड को किस में चेंज कर सके? गैसेस पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वेपराइजेशन का मतलब होता है जब लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाए, उसके लिए कितना हीट चाहिए एट उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जिससे कि वो चेंज हो जाए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, ये डायग्राम्स आपको दिखा रखा है। सब्लिमेशन हमने डिस्कस कर लिया है अभी कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा और गैस टू सॉलिड, उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। इसका आप कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। जब इनको हीट करेंगे तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा एंड ये वेपर्स कूल डाउन होकर अगेन सॉलिड में चेंज हो जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, देखिए जब प्रेशर अप्लाइड किया जाता है गैसेस पे तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजर आते हैं एंड ये गैस जो है किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। वी कैन लिक्विफाइड गैसेस बाय अप्लाइंग द प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर। जैसे कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस इफ द प्रेशर रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट कमिंग इनटू liquid state, so the solid carbon dioxide is known as dry ice. Interconversion of three states of matter हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इवोपरेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग और सॉलिड से गैस में चेंज होना क्या कहा था, सब्लिमेशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट इज दिस इवोपरेशन? इवोपरेशन आपको हमने ऑलरेडी समझा दिया है कि जब ये लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो जाएगा एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को इवोपरेशन कहते हैं। तो इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन द एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू इट्स वेपर स्टेट। क्लियर? नाउ कौन कौन से फैक्टर्स जो है रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो वो सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड स्पीड है। देखिए जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जो वेट क्लोथ है, कपड़े हैं, वो छत पे डाल देते हैं और आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो कपड़े जो हैं क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई जाते हैं, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। इसका मतलब ह्यूमिडिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवोपरेशन के। अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा। नाउ इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। When liquid evaporates, जब भी लिक्विड इवोपरेट होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग मीडियम से एंड इवोपरेट। तो उससे क्या होता है, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग मीडियम से तो सराउंडिंग मीडियम जो होता है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पीपल क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, मतलब वाटर अपने छत पे डालते हैं, घर के बाहर डालते हैं, ग्राउंड में डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब इवोपरेशन की प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग द इवोपरेशन जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट और उस सरफेस एरिया को क्या कर देता है, उस सरफेस एरिया से हॉट गर्म चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस वहाँ के एरिया को कैसा बना देता है, कूल बना देता है। जैसे आपने देखा होगा कि समर सीजन में आप लोग हमारे समर सीजन में बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग द इवोपरेशन के समय क्या होता है कि स्वेट जो होता है, वो पसीना जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी को थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपकी बॉडी को कैसा मिलता है, जब बहुत पसीना निकल जाता है और थोड़ी देर आप फैन वगैरह के नीचे बैठते हैं तो बाद में आपकी बॉडी को बहुत कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन की वजह से जो हमारी बॉडी का जो पसीना है उसने क्या किया, स्वेट ने एब्जॉर्ब कर लिया हीट हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी को क्या कर दिया, कूल प्रोवाइड करा दिया। आप देखते हैं कॉटन क्लोथ्स आप समर में पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड जब ये स्वेट इवोपरेट होते हैं, मतलब जब भाप बन के हमारी बॉडी से निकलने लगते हैं और सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी को ठंडा मतलब
अब देखिए जब आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो बहुत सारा स्वेट निकलता है, मतलब जब कॉटन क्लोथ्स क्या करता है, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, तो ये पसीना जो है आपकी बॉडी से निकलता है, तो आपकी बॉडी से सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को कैसा प्रोवाइड कराता है, ठंडा। ये देखिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत सारे। So now our chapter is completed. Thank you everyone.